गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर में क्या करेंगे कि हमारा टॉपिक तो वही चल रहा है, हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की थी, और मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच रहेगी। और फिर आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते एक नए टॉपिक के साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको पता होगा, इस न्यूमेरिकल को अभी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले उस टॉपिक का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं ताकि आपको पता रहे। तो जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको पता होगा, आभासी बल, सूडो फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स, उससे रिलेटेड आपका क्या है, ये न्यूमेरिकल है। तो आपको पहले ये मैं बता देता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उस न्यूमेरिकल को पढ़ो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये हो जाना चाहिए कि न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे ही आपको ये पता चलेगा, तुरंत आप क्या पता लगा लोगे कि उस टॉपिक के में क्या क्या दे रखा है। तो जैसे ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को एक और पढ़ता हूँ और उससे हम पता लगाते हैं कि आभासी बल से किस प्रकार से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात कीजिए जो स्थिर अवस्था में 60 kg का है, 60 किलोग्राम का है, और उसका रॉकेट 6G त्वरण से ऊर्ध्व दिशा में यानी वर्टिकली डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है। तो सिचुएशन क्या है कि आपके पास कोई इस प्रकार का एक रॉकेट है, इसमें एक व्यक्ति खड़ा है जिसका द्रव्यमान m = क्या है, 60 kg है, और ये जो रॉकेट है वो 6G त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब आपको अपना भी पता चल गया, और पूछा क्या इसका प्रभावी भार। तो आप ये जानते हो कि जब भी निर्देश तंत्र गतिशील होता है तो उस स्थिति में उसके अंदर जो कण स्थित है उस पर उसके वास्तविक भार के अलावा या वास्तविक बल के अलावा एक अन्य बल भी कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आभासी बल या छद्म बल या सूडो फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स कहते हैं। और ये बल केवल तभी तक लगता है जब निर्देश तंत्र क्या हो, गतिशील हो। जैसे ही निर्देश तंत्र स्थिर हो जाएगा तो व्यक्ति पर वो आभासी बल नहीं लगेगा, हालांकि उसका वास्तविक भार बल तो रहेगा लेकिन वो आभासी बल नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज पता चल गई। सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि ये एक रॉकेट है जिसके अंदर एक अंतरिक्ष यात्री है जिसका वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 60 kg है, और ये रॉकेट ऊपर की ओर चल रहा है। तो चूंकि रॉकेट गतिशील है तो इसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार जो होगा वो बढ़ा हुआ या कम हुआ, कुछ भी हो सकता है, वो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा या कम होगा वो अलग बात है, लेकिन अपना भार क्या होगा, इस 60 kg, 60 × g, भार क्या होता है, m × g, तो 60 × g से इसका जो भार है वो भार होता है mg, तो 60g, इस 60g इसको आप कह सकते हो न्यूटन, ठीक है ना, इसकी इकाई होती है न्यूटन। तो 60g से क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा आपको, या तो इससे कम मिल सकता है या इससे अधिक मिल सकता है। तो आपको क्वेश्चन पता चल गया, और आपसे यही पूछा है प्रभावी भार। वास्तविक भार तो 60 kg है लेकिन प्रभावी भार आपसे पूछा गया है। तो बस अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी। तो आभासी बल के कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने एक चीज ये सीखी थी कि जो आभासी बल होता है वह सदैव निर्देश तंत्र की गति के विपरीत लगता है। आपने इस तरह से देखा था कि अगर मान लो ये m × g तो हमेशा नीचे लगता है, ये कैसा है, वास्तविक बल था, क्या था, वास्तविक बल। और अगर निर्देश तंत्र मान लो आपका a0 त्वरण से ऊपर की ओर चल रहा है तो m × a0 ये एक आभासी बल लगेगा, इसके गति के ठीक विपरीत आभासी बल। एक ये सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन में जो आपका प्रभावी बल होगा वो क्या हो जाएगा, mg + a0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे। और एक सिचुएशन आपने क्या देखी थी, इस प्रकार से देखी थी कि ये mg, ठीक है, ये तो ऐसा है, ये a0 अगर नीचे हो तो आपका ma0 आभासी बल क्या होगा, ऊपर होगा। तो इस स्थिति में जो प्रभावी बल होगा आपका, प्रभावी बल, वो क्या हो जाएगा, g - a0, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन आपको पता है, तो बस इन सिचुएशन का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बस इसी प्रकार से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। ऐसा करने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस होगी, दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो इतना आपके लिए मजबूत तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे, और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा और कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा, तभी आपको मजा आएगा। तो चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिचुएशन आपकी क्या है, ऐसी है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो m × g, जिसको मैं कह दूंगा 60g न्यूटन, ये क्या आपका वास्तविक बल है,
वास्तविक बल या भार कह दीजिए, एक ही बात है। और ये किधर लग रहा है? ये नीचे की ओर लग रहा है, आपको दिख ही रहा है, क्योंकि m इंटू जी हमेशा क्या होता है? नीचे की ओर लग रहा है। और जो रॉकेट है, जो गतिशील निर्देशन द्रव्य वो ऊपर की ओर चल रहा है, तो इसके कारण एक m इंटू 6g, ये क्या आपका एक आभासी बल है। और वो किधर लग रहा है? वो भी लग रहा है नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर गतिशील है तो वो नीचे लग जाएगा। तो अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार, भार या बल एक ही बात है, प्रभावी भार क्या हो जाएगा? प्रभावी भार हो जाएगा आपका 60g प्लस m का मान 60 है, ये 60 इंटू 6g, ठीक है। और किधर लगेगा? वो नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। वैसे ही नीचे ही लगना है भार, तो ये क्या हो जाएगा आपका? और बढ़ा हुआ होगा तो ये हो जाएगा आपका 420g न्यूटन, नीचे की ओर। भार तो नीचे ही लगना है, ठीक है ना। तो वैसे तो उसको 60g लग रहा था, लेकिन रॉकेट की गति के कारण उसको अपना भार कितना लगेगा? 420g। तो इस स्थिति में अंतरिक्ष यात्री को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो आपको पता चल गया आभासी बल को पहले समझना, न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है और क्या क्या कंटेंट्स दिए गए, उसको ध्यान में रखते हुए आप आराम से कर सकते हो। अब हम इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल को और देखते हैं, उससे आपका इस आभासी बल के संदर्भ में कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। एक लिफ्ट में 80 kg भार का एक व्यक्ति खड़ा है। यह लिफ्ट ऊपर की ओर g/2 त्वरण से गति कर रही है। तो सिचुएशन क्या है कि आपके पास जैसे देखिए एक लिफ्ट है, ये क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट। इसमें एक व्यक्ति खड़ा है जिसका भार क्या है? m इंटू जी नीचे लग रहा है, जिसको हमने क्या कह दिया? 80 kg, तो 80 इंटू जी न्यूटन। ये इसका क्या है? वास्तविक भार या वास्तविक बल है। ये सिचुएशन दे रखी है। फिर अगली सिचुएशन क्या कह रहा है कि ये लिफ्ट ऊपर की ओर, चलो बना लिया, ये आपका 80g हो गया और ये g/2 त्वरण से नीचे ऊपर की ओर है। तो आभासी बल किधर लगेगा? आभासी बल लगेगा m इंटू g/2। ये किधर लगेगा? नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर। तो इस सिचुएशन में आपको ये सिचुएशन दे रखी है। फिर वो आगे क्या पूछ रहा है कि यदि यह लिफ्ट समान त्वरण से यानी g/2 त्वरण से नीचे की ओर आना प्रारंभ कर दे तो व्यक्ति को स्वयं के भार में कितना परिवर्तन प्रतीत होगा। अगली सिचुएशन क्या कह रहा है कि एक बार तो ये ऊपर जा रही है, तब कुछ आभासी प्रभावी भार होगा जो अभी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये कह रहा है कि अगली सिचुएशन ऐसी है कि ये लिफ्ट क्या है? नीचे आ रही है, तब भी क्या होगा? कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो वो कह रहा है कि इन दोनों सिचुएशनों के कारण कितना परिवर्तन हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है, इस सिचुएशन के कारण आप प्रभावी भार निकालिए। फिर जो अगली सिचुएशन है वो क्या है? वो इस प्रकार की है, ये आपका 80g तो नीचे की ओर ही है और आपका जो g/2 त्वरण नीचे है तो m इंटू g/2 से ऊपर की ओर। तो इस स्थिति में प्रभावी भार निकालिए। दोनों सिचुएशन में प्रभावी भार में क्या डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इस सिचुएशन में आपका प्रभावी भार क्या होगा? प्रभावी भार, चूंकि दोनों ही प्रकार के जो बल है वो नीचे की ओर लग रहे हैं तो दोनों ही जुड़ जाएंगे। m आपका 80 दे रखा है तो 80/2 यानी 40g और ये 80g, तो ये हो गया आपका 180g न्यूटन, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपका प्रभावी भार वो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ लग रहा है आभासी बल और ये नीचे की तरफ वास्तविक बल। तो दोनों में क्या होगा? अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा? प्रभावी भार होगा। तो ये हो गया 40g, ये हो गया 80g, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 40g न्यूटन। तो ये सिचुएशन है जब लिफ्ट ऊपर की ओर और ये सिचुएशन है जब लिफ्ट समान त्वरण से नीचे की ओर। और आपसे पूछा क्या गया है कि जब वो नीचे आने लग जाए तो पहली वाले सिचुएशन की तुलना में कितना परिवर्तन होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 80। तो आप क्या कह दोगे? 80, और चूंकि पूछा है भार में तो भार हो जाएगा आपका 80 kg। 80 kg का परिवर्तन महसूस होगा इन दोनों सिचुएशन में। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल एक चीज आप और नोट कर लीजिए कि जब भी आप आभासी बल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करोगे तब आप क्या करोगे कि क्वेश्चन का डायग्राम हमेशा बनाइए आप।
एकदम नीट एंड क्लीन। अब ठीक है, मैंने तो ऐसा बना दिया, बाकी एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी में आप पूरा प्रॉपर स्पेस लीजिए, एक एक डायग्राम को बनाइए, क्या दे रखा है उसकी एरो लगाइए, फिर आप लिखिए यहाँ पर, जैसे मैंने इसको लिखा नहीं, इसको आप लिखिए, ये क्या है आपका वास्तविक बल है, ठीक है। उसी प्रकार से ये आपका क्या हो गया, आभासी बल हो गया, इसको आप लिखिए आभासी बल नीचे की ओर, ये क्या है आभासी बल ऊपर की ओर। इस प्रकार से डायग्राम को इतना नोमेनक्लेट कर दीजिए आप, इतना नामांकित कर दीजिए कि ताकि एग्जामिनर को कोई तरह की समस्या हो ही नहीं, और वो जैसे ही आपका डायग्राम देखे, वो क्वेश्चन देखे नहीं, सीधा आंसर देखेगा, डायग्राम देखेगा, और आपका पूरा काम आसानी से हो जाएगा। और जब भी आप थ्योरी के एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हो तो एक स्किल होती है, और ये स्किल आपको अभी से ही सीखनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो वहां पर क्या होती है, आपकी राइटिंग स्किल टेस्ट होती है, तो वो राइटिंग स्किल आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपकी डेवलप होगी। तो इस प्रकार से आप राइटिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हो, और इस प्रकार से जब आप सॉल्व करोगे तो ना तो आपको वापस चेक करने में और ना ही एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत होगी, और कंप्लीटली सही होगा वो। अगर कोई गलती आपसे हो भी रही है तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी, कोई डायरेक्शन की, कोई जोड़ में, कोई घटाव में, कहीं भी कोई दिक्कत है तो तुरंत समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से इन न्यूमेरिकल को मैंने आपको बताया। तो हमने जो 2-3 लेक्चर बनाए हैं, उन लेक्चर में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सूडो इफेक्टिव फोर्स रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लिए थे। अब जो अगला टॉपिक हम लोगों ने किया था उस रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये प्रयास है कि आगामी 4-5 लेक्चर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे, बड़े नहीं बना रहा हूँ, बड़े बनाने से क्या होता है, बोरियत होती है, तो छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे 10 से 15 मिनट के, ताकि वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप आराम से कर सको, आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाए और जो टॉपिक है वो भी आपके वापस रिकॉल हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।